एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है संगठन के टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, संगठन के दो सिद्धांत हैं, एक तो वैज्ञानिक प्रबंध का, एक है मानव संबंधी सिद्धांत। तो इसका हम पहला सिद्धांत पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर विचार दिए हैं टेलर ने। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है? संगठन का निर्माण प्रशासन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि संगठन के बिना कार्य संभव नहीं है। प्रशासन के अंतर्गत ये माना जाता है कि संगठन का स्वरूप जितना अच्छा होगा, नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता भी उतनी होगी। तो स्टूडेंट, आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को उठा लो, जब तक प्रशासन के अंदर कर्मचारी और अधिकारियों का संगठन नहीं पाया जाएगा, वो प्रशासन कुशल नहीं होगा। प्रत्येक प्रशासन में, चाहे वो कोई सा भी प्रशासन उठा लीजिए आप, चाहे वो रेल डिपार्टमेंट या रेल प्रशासन को उठा लीजिए, चाहे पुलिस प्रशासन को उठा लो, या बैंक प्रशासन को, या शिक्षा प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन के अंदर कर्मचारी और अधिकारियों का समूह पाया जाता है और उस समूह को ही हम संगठन कहते हैं। और ये माना जाता है कि प्रशासन के अंदर संगठन जितना मजबूत और अच्छा होगा, उस प्रशासन की कुशलता उतनी ही बढ़ेगी और उस संगठन के माध्यम से अच्छी नीतियां और कार्यक्रमों को सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए संगठन प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगठन का शाब्दिक अर्थ होता है तैयार करना या चालू अवस्था में रखना। अतः संगठन से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें एक समुदाय अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है। जैसे कि आप बैंक प्रशासन को ले लो। जो बैंक प्रशासन है वो सदैव एक्टिव रहता है और वो चाहता है कि अपनी बैंक प्रशासन की जो बैंक है, बैंक की जो सेवाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। तो बैंक संगठन जो है वो लगातार प्रयास करता रहता है और वो अच्छे से अच्छी नीतियां बनाता है और उस नीतियों से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। संगठन अपने सदस्यों को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, संगठन जो होता है कार्यों के सदस्यों में विभाजित करते हैं, क्योंकि हर प्रशासन के अंदर जो संगठन होता है उसमें कार्य विभाजन होता है, यानी सबका काम बटा हुआ होता है। जैसे आप स्कूल प्रशासन को ले लीजिए, शिक्षा डिपार्टमेंट को, उसके अंदर देखो एलडीसी का काम अलग है, मैनेजर का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है, पीजीटी का अलग है। पीजीटी में भी अलग अलग सब्जेक्टों के काम अलग अलग है। टीजीटी का भी अलग अलग है। प्राइमरी टीचर अलग है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन के अंदर जो होता है वो कार्यों को सदस्यों में विभाजित किया जाता है, यानी सब सदस्यों के नहीं अलग अलग कार्य होते हैं और उनकी कार्यों के आधार पर ही पोस्टिंग होती है। प्रमाणित प्रयोगों को निर्धारित करके, क्योंकि नए नए प्रयोग करते रहते ताकि नीतियाँ अच्छी बने। ऊपर नीचे या दाएं बाएं अपने निर्णयों को लागू करना, क्योंकि जो भी नीतियाँ लागू होती है, अगर प्रशासन का हेड, अगर प्रबंधक कोई नीति लागू कर रहा है, वो अपने से नीचे भी और अपने दाएं बाएं भी लागू करता है। एक संचार प्रणाली की व्यवस्था करके, जिससे कि निरंतर सूचना उपलब्ध होती है संगठन के सदस्यों को प्रमाणित करके। तो इस तरह से ये योजना है। अब बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है टेलर का। अभी हमने संगठन और प्रशासन के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। संगठन के संबंध में अनेक विचारधारा और सिद्धांत प्रचलित हैं। सिद्धांत का कार्य करना एक जटिल कार्य है, इसलिए मानव ने कई प्रकार के संगठनों का निर्माण करके प्रयोग करता रहता है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में आपको पता है शोध करता है, यानी रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं और तरह तरीके की रिसर्च करके ही हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं या कोई नीतियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध भी, जो टेलर हैं वो भी बात को कहते हैं कि मानव, बहुत सारे संगठन पाए जाते हैं मानव में, और मानव कई प्रकार के संगठनों के माध्यम से नई नई खोजें या प्रयोग करता रहता है। इस संबंध में टेलर वैज्ञानिक संगठन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत समाज के संबंध में पहला व्यवस्थित सिद्धांत है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो संगठन का सबसे पहला सिद्धांत है, जिसमें नई नई चीज़ की प्रयोग करा। कार्य करने के लिए किसी भी पद्धति का प्रयोग कर सकते थे तथा कुछ उद्योगों में श्रमिक अपने उपकरण भी लाते थे। तो यहाँ पर ये प्रयोग की करा था कि पहले व्यक्ति कोई भी आकर प्रशासन में कोई सा भी काम कर सकता है और अपने औजार भी खुद लाने पड़ते थे। तो ये प्रयोग किया गया था।
टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। टेलर व्यावसायिक रूप से एक इंजीनियर था। उसने सर्वप्रथम ये कहा कि श्रमिकों से उनकी क्षमता के अनुसार अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। और जब तक हमारे पास एक प्लानिंग यानी एक विशेष यानी एक जो पद्धति नहीं होगी, हमारे पास विशेष पद्धति जो नियमों के अनुसार चलती है, जब तक हम व्यक्तियों से अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो टेलर थे वो यहाँ पर नियमों की बात करता है। यानी वो कहता है कि प्रशासन के अंदर यानी संगठन के अंदर व्यक्ति का संबंध नहीं, बल्कि व्यक्तियों से अधिक काम कराने के लिए हमारे पास नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। टेलर के विचार के आधार पर 1990 में लुई ब्रैडिस ने वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग किया। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग आरंभ हुआ। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध था वो नियमों को ज़्यादा जोड़ देता है, क्योंकि आपको पता है जब भी वैज्ञानिक जो साइंस होती है वो हम आंकड़े और साक्ष्यों के आधार पर नियमों के अनुसार, जब हमारे पास सटीक आंकड़े होते हैं उसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं हम उसको हम ठीक मानते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर मानव संबंध होंगे तो काम रुकेगा। तो प्रशासन के अंदर मानव संबंध नहीं बल्कि कठोर नियम और कानून होने चाहिए। नियम और कानूनों में रहकर ही व्यक्ति प्रशासन या संगठन में काम करता है और अच्छा उत्पादन देता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या था? पहला, वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसा प्रबंध होता है जिसमें सब कुछ निश्चित नियमों और कानूनों पर आधारित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेलर जो थे वो कहते थे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में सब कुछ प्रशासन के नियम और कानून होने चाहिए, क्योंकि निश्चित नियमों के अभाव में श्रमिक अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य नहीं कर सकता। अगर कानून नहीं होंगे तो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से काम करेगा, कभी थोड़ा करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। जब हमें पता पड़ेगा हमारे नियम ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है, तो हमें काम करना पड़ेगा और हम काम करेंगे तो हम आगे सेवा दे पाएंगे। और यहाँ पर नियम ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कभी 12 बजे आएगा, कभी 5 बजे आएगा तो 6 बजे चले जाएगा। तो टाइम कोई निश्चित नहीं होगा और व्यक्ति कोई सा भी काम करेगा या दूसरा काम करेगा या तीसरा काम करेगा, यानी जब काम ही नहीं पता होगा कि उस व्यक्ति को कौन सा काम करना है तो फिर एक दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। और दूसरा, श्रमिक अपनी अधिकतम क्षमता से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता। अतः वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा श्रमिकों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अधिक उत्पादन के अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रबंध का एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि उत्पादन के लिए दर्शाई गई कार्य पद्धति के अनुसार कार्य किए जाने चाहिए और ये निश्चित किया जाए कि कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य ये भी है कि दैनिक कार्यों के लिए निश्चित नियम बनाए जाए, यानी मनुष्य के ऊपर रोज का जो काम होगा हमें नियमों के अनुसार बताना चाहिए। कि जैसे कि कोई अगर पर क्वांटिटी के हिसाब से काम कर रहा है तो किसी को कह दिया हमने 1000, हमें सुबह से लेकर शाम तक 1000 हमें ये वस्तु यानी जो स्विच बना रहे हो या कुछ भी काम हो रहा है तो प्रोडक्ट हो, हमें 10 प्रोडक्ट तैयार चाहिए। तो एक निश्चित काम हम रोज़ दे दिया कि शाम को भी, यानी रोज़ हम काम निश्चित कर देते हैं कि इतना हमें काम पर डे में चाहिए। तो फिर वो मनुष्य करेगा कि दैनिक कार्यों के लिए निश्चित नियम बनाए जाए और उत्पादन के लिए उचित योजनाएं लागू की जाए तथा वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की खोज की जा सकती है। और हमारे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट वो हैं कर्मचारी और अधिकारी, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। संक्षेप में वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन के लिए नियमों को निश्चित करना। तो टेलर ये कहता है कि जब तक हम उत्पादन प्रशासन के अंदर अगर उत्पादन के लिए नियमों को निश्चित नहीं करेंगे जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये नियमों को निश्चित करने पर बल देता है। श्रमिकों से उनका अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहता है। उत्पादन की कार्य पद्धति को नियमों के अनुसार करवाना चाहता है। नेक्स्ट उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं लागू करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की खोज करती रहनी चाहिए। तो ये हमने बात करी वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। बात करेंगे लाभ के बारे में। तो वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में टेलर का कहना है कि इसके द्वारा केवल बड़े बड़े उद्योगों में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध का पहला लाभ है, वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा सभी कार्यों के लिए निश्चित नियम होते हैं जिससे कार्य व्यवस्थित रूप से होता है और प्रशासन भी कुशल होता है। नेक्स्ट लाभ है, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है जिसमें यह पता चलता है कि कितने समय में कौन सा कार्य किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर हम बता देते हैं ना कि
आज के दिन हमें कितना काम देना है, यानी कल काम कितना देना होगा कर्मचारियों को। नेक्स्ट स्टेप, वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित होता है, जिससे श्रमिकों के आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होते। सबको का जब हम काम बांट देंगे तो उसमें विवाद कभी होगा ही नहीं आपस में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय सीमा होती है, जिससे ये ज्ञात हो जाता है कि कितनी लागत लगेगी, जिससे प्रबंध व्यवस्था के सुधार में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट लाभ है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है, जैसे किसी दुकान पर रोज बार बार होने वाले कार्यों के लिए समय और कार्य पद्धति निश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट लाभ है, वैज्ञानिक प्रबंध के कार्यों की समय सीमा निश्चित होने के कारण कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो हमने ये बात करी वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ के बारे में। अब देखते हैं कुछ कमियां, जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधों की कुछ आलोचना भी है। कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना करी, जैसे कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में मानव को एक मशीन के पुर्जे की तरह माना गया है, जो उत्पादन क्रिया का एक अंग है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध ने हमेशा यही बात की कि मनुष्य से कैसे काम लिया जाए, उसके लिए नियमों की बात करता रहता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहता है, जैसे कि मशीन। तो यहाँ पर मनुष्य को, मानव को एक मशीन की तरह हाँका है। नेक्स्ट है इसकी सबसे बड़ी कमी, वैज्ञानिक प्रबंधन नियमों व कानूनों की अधिकता के कारण उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादन कम होता है। नियम और कानून जो होते हैं, इससे उत्पादन कम हो पाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध में अत्यधिक नियमों व कठोरता के कारण मजदूरों में सहयोग की भावना कम हो जाती है, क्योंकि काम में लगा रहेगा तो इंसान कहाँ से वो एक दूसरे के सहयोग या तालमेल बैठ पाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध में लोचशीलता यानी नरमी आभा होता है, अतः ऐसा प्रबंध बदलती हुई परिस्थितियों में उपयोगी नहीं हो पाता। और फिर इसकी आलोचना है नेक्स्ट, कि टेलर का मानना है कि अधिक मजदूरी के कारण श्रमिक अधिक कार्य करेंगे, परंतु ऐसा सदैव नहीं होता, क्योंकि अधिक वेतन मिलने पर मजदूर कम समय तक कार्य करते हैं, क्योंकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार मजदूरी कम समय में ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर वो जब तेज़ी से काम ज़्यादा करेंगे तो भैया उनका जब आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो वो काम रोक देंगे। इसलिए ये टेलर का जो सिद्धांत है वो अपूर्ण माना गया है। तो ये हमने बात करी टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है उसके बारे में। तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो अगर अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।